नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला और उनका विस्तृत विश्लेषण। तो इस वीडियो में जो है हम विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को और उनका जो है आंसर देते हुए विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले बता दें, ये जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें आए हुए प्रश्नों का जो है विश्लेषण किया जाएगा और ये आपको वैकल्पिक प्रश्न के रूप में यहाँ पे दिखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। ये जो है आरओ और एआरओ, जो उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला सवाल। पहला सवाल है, पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधीय होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी कि पर्यावरण कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसके चारों तरफ का जो आवरण होगा यानी कि जो इसको घेरे हुए होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। अब हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े तो मेरे चारों तरफ क्या होगा, पेड़ होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वायु होगी यानी कि वायुमंडल की परत होगी, जिस पे हम खड़े होंगे वो भूमि होगी, जल होगा, पशु पक्षी होंगे। तो ये सब सब मिलकर जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और देखिए उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुए होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, इसके चारों तरफ से जो एक आवरण बनता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण के घटक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा और ये भौतिक हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। तो अभी इसमें हम अगर जैविक में बात करें तो यहाँ पे जैविक में आ जाएगा आपका ये जीव जंतु, भौतिक में आ जाएगा ये उच्चावच वगैरह जो पहाड़ पर्वत, और सांस्कृतिक में आ जाएगा विधि नियम और जो समाज की संस्कृतियाँ हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे पर्यावरण किससे बनता है। पहला ऑप्शन है जीवीय घटकों से, बी है भू आकृतिक घटकों से, सी है अजैव घटकों से और डी है उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण का निर्माण किससे होता है, जैविक घटक, अजैविक घटक और भू आकृतिक यानी कि इसी को बोलते हैं भौतिक घटक। तो क्या होगा, जैविक, अजैविक और भौतिक, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो मैंने जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो पर्यावरण होता है उसके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, पहला हो जाएगा आपका भौतिक, दूसरा हो जाएगा जैविक और तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक। तो जो भौतिक है, भौतिक में आपका आ जाएगा उच्चावच। ये जो आपका ये जैविक है तो जैविक में आ जाएगा, इसको जो जैविक होता है इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल और इसको बोलते हैं कल्चरल और इसको बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, तो आपका जो ये फिजिकल है, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपका ये आ जाएगा जलाशय, नदी, पहाड़, पर्वत या फिर कह सकते हैं उच्चावच। और अगर हम बात करें जैविक की तो जैविक में आ जाएगा आपका
जीव जंतु, मानव आदि, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सांस्कृतिक में, तो सांस्कृतिक में आ जाएगा विधि, नियम और नैतिकता और प्रथाएं। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो है परिचालन, ये वाला नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा कि जो पर्यावरण होती है, पर्यावरण का जो ये परिचालन पर्यावरण है, ये पर्यावरण का घटक नहीं, यानी कि पर्यावरण को इस प्रकार वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अगला, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कहा गया है? एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए कह रहा है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण कह रहा है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका ये सस्टेनेबल, यहाँ पे आपका जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होता है? तो हमको जो अपनी प्रेजेंट की ज़रूरतें हैं, जो प्रेजेंट की ज़रूरतें यानी कि जो हमारी प्रेजेंट्स की नीड्स हैं, इनको इस प्रकार से फुलफ़िल करनी है। किसके द्वारा? जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ इस प्रकार से करना है कि जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन हो, फ्यूचर की जनरेशन है उस पर किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट ना पड़े। तो हमको क्या करना है? हमको अपनी जो प्रेजेंट की ज़रूरतें इनको इस प्रकार से पूरी करनी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात करते हैं, वाटर, तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से यूज़ करना है कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, यानी कि हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे उनको प्रॉब्लम ना हो। तो वाटर का रिसोर्सेज हमको इस प्रकार से यूटिलाइज़ करना है कि ये आगे के लिए भी रिज़र्व रहे, बचा हुआ रहे। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए, एक है WCED या फिर इसको बोलेंगे वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ठीक है, तो इसने जो है वर्ष 1987 में एक रिपोर्ट जो है दी। और रिपोर्ट क्या थी? आवर कॉमन फ्यूचर। रिपोर्ट जो थी वो आवर कॉमन फ्यूचर, इसी को बोला जाता है ब्रटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रटलैंड रिपोर्ट। किसने दिया था? WCED। ये WCED का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसने जो है एक रिपोर्ट पेश की 1987 में, इसको बोला जाता है आवर कॉमन फ्यूचर और इसी को ब्रटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसने जो है एक परिभाषा दी किसकी? सतत विकास की। तो सतत विकास की जो परिभाषा दी इसने दिया कि जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की जो योग्यताएं हैं उसमें किसी प्रकार का इफ़ेक्ट ना आए या किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना जो वर्तमान समय की ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जाए। तो ये जो है सतत विकास की परिभाषा दी। आगे है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था। तो इस प्रतिवेदन का नाम क्या था? मैंने अभी बताया क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है ब्रटलैंड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। यानी कि 1987 में जो रिपोर्ट पेश हुई थी किसके द्वारा? WCED के द्वारा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था
आवर कॉमन फ्यूचर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था ये 1992 में आया था। फिर दूसरा है ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तो ये आया था जो है 1900 मैंने बताया 1987 में, और इसी को बोला जाता है आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1989 में, और ये द लिमिट ये 1972 में आया था। तो अगर इसका हम कालक्रम करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1972, और 1972 पे क्या है 4 नंबर, 1972 के बाद आता है आपका 1987, और 1987 वाला क्या है ये 2 नंबर, 1987 के बाद आएगा आपका 1989, और ये वाला आपका है 1989 3 नंबर, और उसके बाद फिर ये आता है 1992। 1992 में क्या था, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये आता है 1 नंबर पे। ठीक है, तो अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा 4, 2, 3, 1, मतलब इसका बी वाला आंसर क्या होगा, सही होगा, इसका बी आंसर सही होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले 1972 में द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, उसके बाद 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई जिसको आवर कॉमन फ्यूचर कहा गया। 1989 की बात करें तो 1989 में द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ, और 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यहाँ पे कह रहा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन, तीसरा है औद्योगिक संसाधन, और डी है सामाजिक संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज़ कैसे करना है, उनका यूटिलाइज़ कैसे करना है उससे रिलेटेड जानकारी देता है, और इसके यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बताता है कि हमको जो प्रेजेंट टाइम की जो नीड्स है उनको इस प्रकार से यूज़ करना कि जो रिसोर्सेज हैं वो आगे के जो फ्यूचर में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए वो सुरक्षित रहे। तो चलिए आगे चलते हैं हम। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन है जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, तीसरा है निर्धनता को घटाना, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है, जो हमारी जैविक विविधता उसका संरक्षण करना है, जैविक विविधता का संरक्षण करना है, प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण करना है कि प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण करना है, निर्धनता को भी घटाना है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सॉरी डी होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और यहाँ पे ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी है 1 नंबर है प्रकाश संश्लेषण, 2 है श्वसन, और 3 नंबर पे जैव पदार्थ का अपक्षय, और 4 नंबर पे है आपका ये ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो पृथ्वी का कार्बन साइकिल है उसमें CO2 कौन जोड़ता है या CO2 को ऐड कौन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसको जान लेते हैं क्या होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे भाग लेते हैं, और ये क्या करते हैं, ये O2 को यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं,
CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे तो CO2 यहाँ पे क्या होता है, O2 मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो CO2 होती है वो नहीं जुड़ती, कहाँ पे, पर्यावरण में। श्वसन की बात करें तो श्वसन में O2 जो होती है वो जीवों द्वारा ग्रहण की जाती है और CO2 जो होती है CO2 मुक्त होती है। जैव पदार्थों का अपक्षय, तो यहाँ पे जो क्या होती है, यहाँ पे भी CO2 मुक्त होती है। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो नहीं होगा, जब पहला नहीं होगा तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 2, 3 ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि चौथा भी है। तो यहाँ पे हाँ देखिए चौथे में क्या है, क्रिया जब यहाँ पे भी CO2 मुक्त होती है क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये आपका पहाड़ है, इसमें जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इसमें CO2 वाष्प यानी कि जलवाष्प आदि चीज़ें निकलती हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, 2, 3, 4 यानी कि दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा और चौथा होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बन साइकिल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। एक क्या हो जाएगा, श्वसन। तो श्वसन में क्या होती है, CO2 रिलीज होती है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, कार्बन बढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 होती है वो मुक्त नहीं होती है, यहाँ पे CO2 मुक्त नहीं होती। जैविक पदार्थों का अगर क्षय करेंगे तो यहाँ पे भी CO2 क्या होती है, मुक्त होती है। और ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो इसमें भी CO2 निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है। तो यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जल चक्र में होगा। क्या होगा, जल चक्र में। जल चक्र में जो आपका ये क्या बोलते हैं, सौर विकिरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोज़ करिए ये जो है पहाड़ है, इधर ये जो है समुद्र है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्वत, ये समुद्र, इधर आपका जो है ये सूर्यदेव चमक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट पड़ेगी, इधर से लाइट आती है तो क्या होता है, जलवाष्प बनती है और ये पानी ऊपर जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, इधर मौसम ठंडा होता है, बादल बन के फिर बारिश होती है। तो ये एक साइकिल ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक जो है एक ऐसे एक साइकिल, ऊपर गया पानी, यहाँ पे फिर क्या हुआ, जलवाष्प बन के गया, फिर संघनन हुआ, उसके बाद फिर नीचे ये बारिश का पानी फिर आया, तो एक साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है, ठीक है। तो वाष्पीकरण करता है और सौर विकिरण द्वारा बर्फ़ का जल में फिर से कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर और तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वर्षा की मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करती है, हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर और जल चक्र पर और तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वायुमंडल में नमी पर। तो जो वायुमंडल में नमी होती है, वायुमंडल में नमी जो होती है वर्षा की मात्रा को निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा का यहाँ पे निर्धारण करती है।
निर्धारण करती है। तो यहाँ पे देखो सभी प्रकार की जो वर्षा की मात्रा होती है, जैसे बूंदाबांदी या फिर वर्षा, बर्फबारी, ये सब चीज़ें, ये सभी चीज़ें वायुमंडल में नमी के आधार पर निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। बी है, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। और डी है, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रतिरोपण किया जाता है, क्या होता है प्रतिरोपण, तो उसमें क्या होते हैं, जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये नष्ट हो जाते हैं तो इसलिए जो पौधे होते हैं उसमें, इसलिए पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती है, जो पौधे होते हैं उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, और जब खेतों में क्या होता है, उर्वरक डाला जाता है, खेतों में उर्वरकों के प्रयोग से जब खेतों में क्या हुआ, अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग किया गया और उनकी यदि सिंचाई जल्दी से नहीं की जाती है तो जो विलयन होता है, यानी कि जो मृदा विलयन जो होता है उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। प्रयोग से यथा समय पर सिंचाई न करने से मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, सांद्रता अधिक हो जाती है। और जो जड़ के मूल रोम होते हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण नहीं किया, तो जो मूल रोम किसके, जड़ के, तो वो जल का अवशोषण कठिनता से करते हैं, जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं और फलस्वरूप पौधे मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, भूमंडल कहते हैं या जल कण कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं या जल मंडल कहते हैं। आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसको जो है वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अगर हम वायुमंडल की बात करें तो अगर वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत, इधर हम गैस का नाम लिख देते हैं, गैस का नाम और इनका प्रतिशत। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है 78.08%। फिर आता है आपका ये प्राणदायिनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो है 20.95%। आर्गन की बात करें, आर्गन जो है वो है 0.93%। फिर आता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये है 0.03%। सोचिए कितनी कम मात्रा में है, यानी कितना कम परसेंटेज है, उसके बावजूद भी तबाही मची हुई रहती है। नियॉन की बात करें तो नियॉन जो है 0.002% है। हीलियम की बात करें तो जो हीलियम है
वो है 0.00, एक बार और 0.5%। क्रिप्टॉन की बात करें तो जो क्रिप्टॉन है वो आपका आ जाएगा 0.0001%। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस है, ज्वलनशील गैस है, तो हाइड्रोजन है 0.000, ये आपका 4 टाइम्स 0 है और ये 5%। उसके बाद जिनॉन, तो जिनॉन आपका 0.0005 टाइम्स 0 और ये 9%। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसको बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट है वायु क्या है? वायु एक यौगिक है या तत्व है या मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, वायु क्या है? वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, अगर हम यौगिक की बात करें, यौगिक क्या होता है? जिसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक तत्वों को, यहाँ पे ध्यान देना है क्या है? निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में जो तत्व या पदार्थ होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो और जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जो तत्व होते हैं वो समान प्रकार के कणों से बने होते हैं। ठीक है, और इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो अभी देखो पिछले स्लाइड में हमने क्या बताया कि हीलियम भी पाया जाता है, आर्गन भी पाया जाता है, नियॉन भी पाया जाता है और रेडॉन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब जो रेडॉन है वो इसमें नहीं पाया जाएगा। तो जो रेडॉन है, रेडॉन की मात्रा क्या होती है? नगण्य होती है। नेक्स्ट है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो है 78%। कितना है? 78% है। और इसकी जो एग्जैक्ट है वो 78.08%। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 21% कौन सा है, या फिर CO2 का परसेंटेज क्या है, O2 का परसेंटेज क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन जो था वो था 20.08%। कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका था ये था 0.03, क्या था? यहाँ पे 0.036%। और जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन आपका 78.08%। और जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन यहाँ पे 0.0005%। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? तो हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है? वो आपका हो जाएगा अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो यहाँ पे क्या होगा? जब सभी वनस्पतियां, देखो
जब वनस्पतियाँ ख़त्म होंगी यानी कि समाप्त होंगी तो बचेंगे कौन? तो केवल जीव जंतु बचेंगे। ठीक है, केवल जीव जंतु बचेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, वनस्पतियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें जो CO2 होता है वो पौधों द्वारा या वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किया जाता है और जो ऑक्सीजन होता है वो पौधों द्वारा मुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब ये पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो और जो मनुष्य होते हैं, ये मनुष्य या जीव जंतु की बात करें तो ये जो श्वसन करते हैं, तो श्वसन में ये क्या करते हैं? श्वसन में ये O2 का अवशोषण करते हैं, O2 का अवशोषण करते हैं और CO2 क्या करते हैं? ये CO2 मुक्त करते हैं। तो जब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी और CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे किस गैस की कमी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। जब पेड़ पौधे समाप्त होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन का निर्माण बंद हो जाएगा और CO2 का अवशोषण भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण और ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो देखो ये जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ये क्या करते हैं? CO2 को ये अवशोषित कर लेते हैं। और सौर का अवशोषण यानी कि देखो यहाँ पे रेलवे लाइन होती है, उसके किनारे किनारे क्या होता है? ये ऐसे पेड़ लगे होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? सौर का अवशोषण भी करते हैं। वायु का प्रदूषण यानी कि ये वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा कि वायु का प्रदूषण जो होता है वो पेड़ पौधों के द्वारा नहीं किया जाता है। ये रेलवे लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे रेलवे लाइन बिछी होती है, तो इसी के किनारे किनारे क्या होते हैं? पेड़ लगे होते हैं। या फिर रोड जो होता है, रोड के किनारे किनारे भी ऐसे पेड़ लगे होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये जो सौर होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अपकर्ष से। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, और डी है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण अपकर्ष का मतलब है प्राकृतिक आवास का विनाश, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, जैव विविधता की हानि और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। तो ये सब क्या होते हैं? इसको बोलते हैं पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष। तो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। नेक्स्ट है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अपक्षय का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, और डी है इनमें से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपक्षय। तो जो अपक्षय है ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। तो सूक्ष्म कणों में विभक्त कैसे करती है? तो देखो जो चट्टानें होती हैं, जब इनका तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर इनका क्या होता है? प्रसार होता है। फिर जब अगेन तापमान क्या होता है? तापमान
घटता है तो इनका क्या होता है, संकुचन होता है। इस प्रकार बार बार प्रसार और संकुचन से इन चट्टानों में क्या हो जाती है, ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि दरार आ जाती हैं, ठीक है, ऐसे क्रैक्स आते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे चट्टानों में इस प्रकार ये जो है सूक्ष्म कणों में विभक्त या अलग हो जाती हैं, इसी को अपक्षय कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मॉडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो उपयुक्त कथन दिए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि धारणीय विकास, तो देखिए यहाँ पे हम धारणीय विकास लक्ष्य, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया। दूसरा है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा। इसमें जो कथन 2 है वो सही है, बाकी पहला कथन गलत है। गलत कैसे है? तो यहाँ पे जो धारणीय विकास लक्ष्य है इसको जो है 2012 में जो रियो +20 सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, रियो +20 सम्मेलन हुआ था, उसमें ये जो है प्रस्तावित किया गया था। और इसमें जो है धारणीय विकास लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ये बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे ए है 116वां, बी है 125वां और सी है 108वां और डी है 95वां। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 95। लेकिन अगर हम बात करें 2017 में, तो जो 2017 था, 2017 में जो भारत का लक्ष्य, यानी कि जो भारत का सूचकांक था वो था 121वां। क्या था? 121वां। और उस समय जो भारत का स्कोर था वो था आपका 60.32। तो इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे स्वीडन की बात करें 2017 में जो प्रथम था, प्रथम यहाँ पे स्वीडन था, उसका जो स्कोर था वो था 85.6। क्या था? 85.6। और यहाँ पे माफ़ करिएगा 2017 की बात करें तो भारत का जो सूचकांक 2017 था वहाँ पे भारत 116वें स्थान पे था, 116वें स्थान पे था। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जो भारत है, 2022 में भारत 121वें स्थान पर, भारत 121वें स्थान पर, उस समय स्कोर इसका कितना था? 60.32। ठीक है, तो ये जो है, ये स्कोर जो है 116वें स्थान पे था 2017 में और 121वें स्थान पर आ गया है 2022 में और इसका स्कोर है 60.32। तो इसको सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऑप्शन ए गुजरात। तो कौन सा राज्य भारत के धारणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गुजरात है, क्योंकि गुजरात जो है नहीं है। तो ये अगर हम बात करें कि ये जो सूची है ये नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। भारत का जो धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक है ये किसके द्वारा?
नीति आयोग द्वारा और जारी की गई। कब की गई थी? दिसंबर 2019 में भारत द्वारा जारी की गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रैंकिंग की, तो जो केरल था, केरल पहले स्थान पे था और इसका जो स्कोर था वो कितना था? 70। हिमाचल प्रदेश द्वितीय पे था, हिमाचल प्रदेश द्वितीय, और जो हिमाचल प्रदेश उसका स्कोर जो था 69 था। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु था, तेलंगाना तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इनका जो स्कोर था 67, ये तीसरे स्थान पे थे। और इसमें गुजरात जो है शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। इस प्रकार जो इसका ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। अब देखिए वर्ष 2021 में अगर हम बात करें, वर्ष 2021 में जो SDG इंडेक्स 2020-21, कौन सा? 2000, ये वाला जो था ये है 2019-20, और जो 2021 में आया था वो SDG इंडेक्स 2020-21 है। तो यहाँ पे जो केरल था, केरल का स्कोर 75 पहले स्थान पर। उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, तो इनका जो स्कोर है वो है 74। ये जो है दूसरे पे आते हैं। तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, इनका जो स्कोर था 72। सिक्किम का स्कोर है, सिक्किम का 71, महाराष्ट्र का 70। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये देखो 2019 की बात किया जा रहा है, तो 2019 में प्रथम स्थान पे कौन सा था? केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो इसका स्कोर कितना था? तो यहाँ पे 19 की बात कर रहे हैं, तो जो केरल का स्कोर था, केरल का स्कोर है आपका 70। तो ये 70 स्कोर के साथ ये पहले स्थान पे है। कमेंट करके आप बताइएगा उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या था। आप लोग कमेंट करके 2019 के इंडिया सूचकांक में जो उत्तर प्रदेश है उसका स्कोर क्या था। आगे चलते हैं। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोगवत अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सतत विकास की बात की जा रही है, यानी धारणीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। तो हमको जो कृषि युक्त भूमि है या कृषि योग्य जो भूमि है उसका यूटिलाइजेशन या फिर उसका यूज़ इस प्रकार से करना है कि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो गुणवत्ता है वो अप्रभावित रहे। कैसी रहे? अप्रभावित। अप्रभावित करने मतलब कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, आगे वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए जो ये जो भूमि है वो सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं कि हम उसको जो है इस प्रकार से यूज़ करें, उसको खोद खन के बेकार करके उसमें तरह तरह के केमिकल और रसायन मिला के उसको हम बर्बाद कर दें और उसकी जो सारी गुणवत्ता और उर्वरकता है वो बेकार मतलब ख़त्म हो जाए और वो बंजर हो जाए। तो हमको इस तरह से नहीं करना। तो धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? भूमि का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ऑप्शन ए है आर्थिक वृद्धि, बी है आर्थिक विकास, सी है संपोषणीय विकास और डी है मानव विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
सी संपोषणीय विकास। क्या होगा? संपोषणीय विकास। तो जो संपोषणीय विकास है ये एक आदर्श मॉडल है। यहाँ पे जो संपोषणीय विकास है ये क्या है? यह एक आदर्श मॉडल है जो ये बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। हमको जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के साथ साथ हमको क्या करना है? जो पर्यावरण है उसको संरक्षित और सुरक्षित, क्या करना है हमको? संरक्षित और सुरक्षित रखना। ऐसा नहीं कि हम पैसा कमाने के चक्कर में, समृद्धि को, सुख और समृद्धि के चक्कर में जो हमारा पर्यावरण है उसको हम बर्बाद कर दें। तो ये जो है फिर हमारे किसी प्रकार की जो उन्नति है वो नहीं रह जाएगी, क्योंकि फिर तरह तरह की बीमारियां और भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? संपोषणीय विकास जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो संपोषणीय विकास का जो उद्देश्य है ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित, वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना, संसाधनों को सुरक्षित रखना। ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षरण है वो न्यूनतम हो सके, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षरण है वो न्यूनतम यानी कि कम से कम हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो यहाँ पे जो है SDG 6 है, SDG 7 है, SDG 8 है, SDG 9 है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा कि जो SDG 6 है, तो SDG 6 सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है विनिवेश आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नीति आयोग है, क्योंकि जो SDG इंडेक्स है इंडिया के लिए, SDG इंडेक्स ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया का जो SDG इंडेक्स है इंडिया के लिए जो आता है वो कौन करता है? उसको नीति आयोग, नीति आयोग। ये योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 2015 में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है और नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो नोडल संस्था है इसकी नोडल संस्था कौन सी है? नोडल संस्था आपकी नीति आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथनित तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। कैसे ए होगा? देखिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। देखो, सतत विकास की बात की जा रही है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो है मानव समाज के कल्याण की ही बात कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि हमको जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन ऐसे करना है कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको भी उसी एवज में प्राप्त हो। दूसरा, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, ये जो सतत विकास की ये वाली परिभाषा ये किसने दिया था? WCED। कमेंट करके बताइएगा फुल फॉर्म क्या है। और उसी टाइम पे एक लेख प्रकाशित हुआ, या फिर एक 1987 में। कब? 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, इसी को बोलते हैं क्या? ब्रटलैंड
रिपोर्ट क्या बोलते हैं, बट एंड रिपोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे ये परिभाषा दी गई कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। सपोज़ करते हैं कि मान लो ये क्या है, ये खेत है, ठीक है, ये एक खेत है। तो इस खेत की जो प्रोडक्टिविटी है या कह सकते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो है या फिर उत्पादकता मान लेते हैं कितना है, 6 क्विंटल है, ठीक है। सपोज़ करो इस जो ये लैंड है इसकी जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता वो 6 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ठीक है, 6 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो ये प्रेजेंट में जितना प्रोड्यूस कर रही है उतना फ्यूचर में भी प्रोड्यूस करे, हमको इस तरह से यूज़ करना है। तो ये जो सतत विकास का जो डेफिनेशन था आवर कॉमन फ्यूचर के द्वारा बटलैंड रिपोर्ट के द्वारा 1987 में दिया गया था, वो यही था कि जो भावी पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतें जो पूरी करने की योग्यता है उसको प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। ऐसा नहीं कि अभी 6 क्विंटल पर हेक्टेयर दे रहा, आगे आने समय में क्या हो जाए 1 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाए, तो फिर ये सतत विकास का जो डेफिनेशन है वो उसके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फॉस्फेट, यूरिया और प्रभावी जीवनाशकों का अधिक उपयोग, अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा अजैव उर्वरकों और कीटनाशकों का बार बार फुहार छिड़काव, मिश्र सस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकीकर, पौधे एवं कीट प्रतिरोधी सस्य किस्में, उन्नत कृषि उपकरण और यंत्र, कटी फसल के दानों की क्षति को न्यूनतम करने की सशक्त कीटनाशियों का प्रयोग, एक धास्यासन रीतियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, मिश्र सस्यन करना है और कार्बनिक खादों का प्रयोग करना है, नाइट्रोजन या यौगिकीकर पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्में हमको प्रयोग करनी है। तो ये जो है हमारा आंसर सी होगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो जो रियो डी जेनेरियो थी वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ये था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था अर्थव्यवस्था सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा कि जो रियो डी जेनेरियो था वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। ये कब हुआ था, ये हुआ था पहले ही क्वेश्चन या दूसरे में हमने बताया था जो मिलान करवाया था 1992 में। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पे है, ये आपका ब्राज़ील में है और ये कब हुआ था 1992 में। इसी को एक नाम और बोला जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन था। किसका था ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। कब हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पड़ेगा, ये ब्राज़ील में पड़ेगा। नेक्स्ट है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, ये जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। दूसरा, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। तीसरा है, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण करता है, अंतरण सुकर बनाता है। और डी है, दोनों ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ए। क्या होगा, ए होगा कि जो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में लिखे से कौन सा कथन सही है। तो यह जैव विविधता पर अभिसमय
एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। कब की गई? 1991 में वैश्विक पर्यावरण की स्थापना की गई। इसको GEF के नाम से जानते हैं या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है जैव विविधता और अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21। यहाँ पे कह रहा है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा केवल एक। ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, तो अगर हम एजेंडा 21 की बात करें तो ये जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21, तो ये जो है तो ये धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ये क्या है? एक वैश्विक कार्य योजना है और इसको जो है 1992 में जब रियो डी जेनेरियो की मीटिंग हुई थी, कब? 1992 में, तो संयुक्त राष्ट्र और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसी को जो है अर्थ समिट या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब हुआ था? ये सब जो है 1992। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला है काहिरा, दूसरा है रियो, तीसरा है डरबन, चौथा है क्योटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ये जो है ब्राज़ील में है। और कब किया गया था? 1992 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है? तो ये धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा कि यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। तो ये जब हुआ था, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे रियो प्लस 20 की बात की जा रही है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था रियो प्लस 20 सम्मेलन, ये हुआ था 2012, 20 से 22 जून 2012। हुआ कहाँ था? ये रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। और ये देखो रियो प्लस 20 क्या है? तो जो 1992 में हुआ था, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो उसी की जो है
20वीं वर्षगांठ थी। क्या थी? 20वीं वर्षगांठ थी तथा वर्ष 2002 में, और जो वर्ष 2002 में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। ये 1992 वाला, ये भी रियो में हुआ था। और जो 2002 में हुआ था, 2002 में, तो इसकी जो कौन सी गांठ थी? 10वीं वर्षगांठ थी, 10वीं वर्षगांठ थी। और जो 2002 में था, इसको जोहान्सबर्ग में जो था विश्व सतत विकास सम्मेलन। तो रियो प्लस 20, यहाँ पे 20 का मतलब क्या है? 20वीं वर्षगांठ जो रियो में हुआ था 1992 में, उसके 20 साल बाद कहाँ होता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन फिर रियो में होता है 20 से 22 जून 2012 में। और अगर हम 10वीं वर्षगांठ की बात करें तो जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास सम्मेलन हुआ था, तो उसकी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है ये आयोजित किया गया था। और देखिए, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ए है 2005, बी है 2000, सी है 1999 और डी है 1997। तो देखो, जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? ये रियो में हुआ था। रियो कहाँ पे है? ये आपका ब्राज़ील में। कब हुआ था? 1992। अब 1992 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 1997 आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे 5 का मतलब क्या है? 5वीं वर्षगांठ। तो इसका मतलब 1997 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1997। तो 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर ये रियो डी जनेरियो में जो है एकत्रित हुए थे। तो वहीं पे जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक 5 वर्ष बाद ये 1997 में, कब? 23 से 27 जून, 23 से 27 जून 1997 के मध्य ये कहाँ पे, ये वाली जो बैठक हुई थी, ये हुई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ पे हुई थी? ये न्यूयॉर्क में हुई थी। और ये जो है, जो एजेंडा 21 था, एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए, जो एजेंडा 21 था उसमें जो गाइडलाइंस दी गई थी उसका मूल्यांकन करने के लिए ये जो है बैठक बुलाई गई थी। तो ये 5 साल बाद हुई थी। इसको बोलते हैं रियो या पृथ्वी सम्मेलन +5। ठीक है, तो इसको रियो +5 सम्मेलन या पृथ्वी +5 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? जो रियो 20 था उसका जो घोषणा पत्र था उसका शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, यहाँ पे हो जाएगा वी हैव, द फ्यूचर वी सी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। क्या होगा? जो रियो +20 का जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र, उसका जो शीर्षक है, टाइटल, वो था द फ्यूचर वी वांट। कब हुई थी ये? ये आपकी 2012 में। कहाँ पे हुई थी? ये जो है रियो +20 है ना, यहाँ पे रियो +20 है, तो ये 2012 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रियो में हुई थी, रियो में हुई थी। तो उसका जो घोषणा पत्र था वो उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो रियो डी जनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जनेरियो में। नेक्स्ट है हरित व्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी, PEGE की अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के
संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है आविर्भूत हुई। पहला है जोहान्सबर्ग 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। बी है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। और डी है नई दिल्ली 2016 में विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बी होगा कि जो रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था तो उससे रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने जो है 41 क्वेश्चन करे हुए हैं और अभी आपका जो पहला चैप्टर है उसका घटना चक्र का जो पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास, उसमें टोटल आपका लगभग 90 प्लस क्वेश्चन है जिसमें से हम लोगों ने 41 कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए इसको जो हम यहीं पे रोकते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 45-46 जो भी क्वेश्चन है उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग इसको देखें एक बार, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो अदर वीडियो या फिर जो अदर लोग करवाते हैं उससे किस प्रकार अलग है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा हम बीच बीच में वीडियो पे लाइक शेयर करने की बात नहीं कहते हैं, लास्ट में बोल देते हैं कि एटलीस्ट लाइक या शेयर तो कर ही दीजिए। और हमारे चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।